Hello students, today we will start our new chapter, that is motion in a plane. So we have already discussed our chapter, that is motion in one dimension, that motion in a straight line. Motion in straight line means जहाँ पर एक डायमेंशन की हमने बात करी थी कि एक एक्सिस पर कोई बॉडी मूव कर रही है, हमने उसकी डायमेंशन ले ली थी, दैट इज ऑन दी सिंगल एक्सिस. मोशन इन अ प्लेन मीन्स जहां पर हम दो एक्सेस की बात करेंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस. मोशन इन अ प्लेन जैसे कि हमारा कोई फर्श है, सड़क है, दीज ऑल आर अ प्लेन. नाउ स्टार्ट. सो मोशन इन प्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस टू थिंग्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. क्वांटिटीज हमारी दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यानी उसकी दो चीज़ें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. वेक्टर के अंदर होता है मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन, कि वेक्टर हमें डायरेक्शन भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है. बट स्केलर क्वांटिटी केवल हमें मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता. एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं. लेट अस से फोर्स. हमने किसी चीज़ पर फोर्स लगाया, धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर धक्का लगा रहे हैं, तो हमें पता है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. पुश कर रहे हैं गाड़ी को, तो यानी जिस डायरेक्शन में गाड़ी आगे को चल रही है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स है. सो दैट मीन्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें पता भी लग रहा है कि किस डायरेक्शन में है, उससे कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी. फोर्स की वैल्यू न्यूटन में आएगी वहां पर. अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी लाइक टाइम. टाइम है, अभी क्या टाइम हुआ है, 10 o'clock, 11 o'clock या इवनिंग के 6 PM हुए हैं. तो दैट डिपेंड्स कि टाइम क्या है, लेकिन वो हमें कहीं भी डायरेक्शन के बारे में एक्सप्रेस नहीं करता. दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी इज टाइम. दोनों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि टाइम के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. लाइक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. टाइम है, वेट है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर देयर. वेक्टर क्वांटिटी वो सब क्वांटिटीज हैं, लाइक वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके अलावा हमारा फोर्स हो गया. दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि ये हमें हर जगह पर, हर इंस्टेंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम चेक करें तो ये हमें दो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं. फर्स्ट इज वेक्टर्स एंड सेकंड इज स्केलर्स. तो वेक्टर्स हमें दो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड. नाउ in this topic we have to discuss the vector addition, vector velocity, acceleration, projectile motion. First, vector is a quantity that has both a magnitude and a direction. Position is an example of a vector quantity, कि हमें डायरेक्शन भी मिल जाए और हमें साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी मिल जाए. सो जो भी हमें ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है हम उसको बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड direction. Scalar quantity are those which gives only magnitude. There is no direction. It is clearly written as there is no direction. यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी. Now, vector. The magnitude of a vector. The direction of vector might be 35 डिग्री साउथ ईस्ट. यानी हम डायरेक्शंस के बारे में बता सकते हैं कि वेक्टर्स के अंदर हमारा डायरेक्शंस होता है. स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है. वेक्टर क्वांटिटी की बात करी तो हमने डायरेक्शन बता दिया है. स्केलर के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, देयर इज नो एरो. वेक्टर के अंदर अगर हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, लाइक हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है. अगर खाली ए लिखेंगे दैट मीन्स हमारा स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा उसके ऊपर एरोज आते हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंदर एरोज नहीं आते. ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हुआ. रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम है, बस वेक्टर के ऊपर एरो आएगा. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स आर ग्राफिकली एडेड बाय टू मेथड्स. हम क्या करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए, दो वेक्टर्स लिए, लाइक हमारा एक वेक्टर है, दिस इज अ फर्स्ट वेक्टर, इसको हमने ए कह दिया. ये हमारा दूसरा वेक्टर है, इसको हमने बी कह दिया. तो फर्स्ट वेक्टर का एंड पॉइंट और सेकंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, करते हैं. इस वेक्टर का हमारा
एंड पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट, एक का फाइनल पॉइंट और एक का इनिशियल पॉइंट ज्वाइन करें तो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ द वेक्टर। ये मैं वेक्टर का एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइकवाइज हम लें, एक वेक्टर हमारा f है, दूसरा हमारा वेक्टर f1, अनदर वेक्टर इज f2। सो वेक्टर एडिशन के बाद अगर हमारे रिजल्ट निकालें तो f1 प्लस f2 रिजल्टेंट r होगा, that represent the vector f1 plus f2. So this method is called as triangle law of vector addition. इस मेथड को हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जैसे कि हमने अभी देखा है। सो इसका रिजल्टेंट r आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर वेक्टर सिमुलेशन करें तो पता लग जाता है। चलते हैं आगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर की हम बात करें तो फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट हो रहा है, उसका डायरेक्शन भी हो रहा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पाथ कुछ भी हो सकता है, यानी डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि हमने इस पाथ को फॉलो किया, 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 लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज बीन सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पैरेलल वेक्टर्स की, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और थ्रू आउट द डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज बीन सेम। हमेशा किसी भी पॉइंट पर हम चेक करें तो डिस्टेंस क्या आना चाहिए, सेम। सो अगर सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल वेक्टर्स, और जस्ट अपोजिट है दैट आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नाउ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट टर्म से रिलेटेड हो रहा है तो हम उसका रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करें तो हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। फर्स्ट, अगर हम a प्लस बी निकालना चाहें या a माइनस बी निकालना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट, दिस वेक्टर इज a एंड दिस वेक्टर इज b। सो रिजल्टेंट a प्लस बी अगर निकालना है तो ये होगा a प्लस बी। अगर जस्ट अपोजिट लें कि a तो ये है और लेना है माइनस बी, तो माइनस बी जस्ट अपोजिट होगा बी के। सो a इज दिस वन एंड माइनस बी इज जस्ट अपोजिट, दैट इज माइनस बी। और रिजल्टेंट अब की बार इस केस में आएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो दैट इज रिप्रेजेंटेशन कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम लें तो डिस्प्लेसमेंट में सिंपल वेक्टर एडिशन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस बी हो, a माइनस बी हो। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आई हैव ऑलरेडी टेल यू कि हमारे वेक्टर्स में एडिशन दो टाइप से किया जा सकता है। फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो अब तक किया है हमने, अभी पीछे भी किया था, उसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। एंड सेकंड इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी अराइज जो हुआ है, जो रिजल्ट निकाला गया है, इट इज ऑल्सो अराइज फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ। देखते हैं, ए वेक्टर इज दिस वन, बी इज इन दिस डायरेक्शन, तो जो रिजल्टेंट आएगा C वो इन दोनों के ठीक बीच में, यहां पर रिजल्टेंट आएगा C। हमने ट्राइंगल लॉ में क्या किया था, ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर वहां पर लिया था, बी वेक्टर को इसके एंड टर्मिनल से यहां से ज्वाइन कर दिया था। अब देखें बी, यहां पर बी और हमारा बी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट C यहां से आ रहा था, अभी भी सेम आ रहा है। जस्ट इस बी के पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, ये भी एग्जांपल बताया था कि
इफ ए इज दिस, अगर ए की डायरेक्शन ये है तो माइनस ए इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर। ये हमारा अगर ए वेक्टर इधर है तो माइनस ए, अगर अपोजिट बात करें तो माइनस ए इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो हम ए प्लस बी, ए माइनस बी किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी भी लिया था, दिस इज ए एंड लेट अस से दिस इज बी। तो रिजल्टेंट सी हमारा आ गया। रिजल्टेंट सी किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के। सेम करते हैं, दिस इज ए एंड अब हमें लेना है माइनस बी। सी प्लस बी ऊपर था जस्ट 90 डिग्री अपवर्ड्स, तो माइनस बी क्या होगा? इट इज डाउनवर्ड्स। तो रिजल्टेंट सी इज दिस एंड सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। सो वेक्टर कंपोनेंट्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेक्टर कंपोनेंट्स रिजोल्व करने का अंडरस्टैंड करते हैं। अगर किसी भी वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंगल कहाँ पर है। और याद रखेंगे, अगर हमें पता लग गया कि एंगल कहाँ पर है, सो दिस इज अ वेक्टर फर्स्ट, दिस इज अ वेक्टर सेकेंड। हम एक वेक्टर को रिजोल्व करना चाहते हैं दो साइड्स में। हमने ये वेक्टर लिया, इसके बीच में ये एंगल थीटा था। एंगल से मिली हुई साइड हमेशा क्या बनाएगी? कोस थीटा। याद रखेंगे, एक बार फिर से बता देता हूँ, एंगल से मिली हुई साइड हमेशा कोस थीटा और उसके जस्ट 90 डिग्री पर साइन थीटा। तो एंगल की साइड यहाँ पर है तो बनेगा ए कोस थीटा और ये जस्ट 90 डिग्री पर तो साइन थीटा। एंगल से मिली हुई साइड कौन सी है? ये एंगल है, इससे मिली हुई साइड नीचे को, और दूसरी वाली साइड ये साइन। तो साइन थीटा हमेशा एंगल से अपोजिट आएगा और कोस थीटा हमेशा एंगल से मिली हुई साइड पर आएगा, लाइक दिस। सो कभी भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट रिजोल्व करने हैं तो हम उसमें वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। जस्ट हमें एंगल पता होना चाहिए, एंगल से जुड़ी हुई साइड कोस थीटा और एंगल के अपोजिट वाली साइड साइन थीटा। एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करें आप। if this is vector r and this side angle is angle theta, तो रिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा r cos थीटा और नीचे को क्या बनेगा? नीचे को बनेगा r sin थीटा। सो हम किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारा एंगल कौन सा है। एंगल से जुड़ी हुई साइड कोस थीटा और उसके जस्ट अपोजिट साइन थीटा। 90 डिग्री पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम करते हैं। सो दैट इज वेक्टर कंपोनेंट्स जो हमने रिजोल्व करके देखे हैं। आज तक का यहीं पर आप ट्राई करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको अंडरस्टैंड करने हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज आपको एक बार डिस्कस करनी है। सो यहीं पर कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। टुमारो विल कंटिन्यू द अनदर टॉपिक। थैंक यू।